नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूं हायर पेंशन से रिलेटेड मद्रास हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर। दोस्तों हायर पेंशन की लड़ाई बहुत दिन से चल रही है क्योंकि बार बार ईपीएफओ लोगों की फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहा है ये कह के कि आपके एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स आपको अलाउ नहीं करते सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इसीलिए तकरीबन 10.5 लाख एप्लीकेशन 10.5 लाख एप्लीकेशन भारत भर में रिजेक्ट कर चुके हैं। और दोस्तों इसका मतलब पता है आप क्या जानते हैं? 10.5 लाख सीनियर सिटीजन को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। और दोस्तों ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, अगर इसकी फाइनेंशियल वैल्यू बताऊं तो ये हजारों करोड़ों में जाएगा। हजारों करोड़ों का एक वेलफेयर बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन्स को उनकी बढ़ती हुई उम्र में मिलना चाहिए था, वो ईपीएफओ ने सिर्फ एक क्लॉज फाइंड करके डिनाई कर दिया, जिसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के ट्रस्ट रूल्स। और दोस्तों इसके लिए बहुत सारे हाईकोर्ट में केसेस चले। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चला, कर्नाटका हाईकोर्ट में चला, कलकत्ता हाईकोर्ट में चला, बॉम्बे हाईकोर्ट में चला, मद्रास हाईकोर्ट में चला, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चला, हिमाचल हाईकोर्ट में चला। दोस्तों 8 से 9 हाईकोर्ट्स में इसके अलग अलग केसेस चल रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 लाख लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत सारे जगह पर सिंगल बेंच का ऑर्डर आ भी चुका था। अब दोस्तों जो लिटिगेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा समझ लेता है। जब भी कोई रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दर्ज किया जाता है तो सबसे पहले उसको सिंगल जज के बेंच से सुना जाता है। अगर उसका रिजल्ट आ जाता है तो दोनों में से कोई एक पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है डिवीजन बेंच में, जहां पर 2 से ज्यादा जजेस बैठेंगे और उसके बाद जो निर्णय आएगा वो उस हाई कोर्ट का फाइनल निर्णय माना जाता है। और उसके बाद अगर किसी को लिटिगेट करना है, अपील करना है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आएगा वो भारत में कानून माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। उसको सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, कोई और बॉडी उसको चेंज नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये लड़ाई अगर खत्म होनी है कि भाई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स के बेसिस पर क्या हायर पेंशन रिजेक्ट की जा सकती है या नहीं जा सकती, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि ईपीएफओ ने एक स्ट्रेटेजी अपना ली है जिसको हम कहते हैं लिटिगेशन टिल एट्रिशन। मतलब तब तक केसेस लड़ते रहो जब तक लोग मर ना जाए। और दोस्तों ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत ही डेंजरस अप्रोच है जहां पर लिटिगेशन चलते रहेंगे। तो जब बहुत सारे सिंगल जज बेंच के केसेस के रिजल्ट्स आ चुके थे और ईपीएफओ ने उसको हर जगह चैलेंज किया था डिवीजन बेंच में, तो लोग आतुरता से इंतजार कर रहे थे कि कब किसी ना किसी डिवीजन बेंच का जजमेंट आएगा। और दोस्तों वो घड़ी अब आ चुकी है जब मद्रास हाई कोर्ट के मदुराई बेंच ने डिवीजन बेंच का ऑर्डर पास कर दिया है और ये पूरी तरह से एम्प्लॉयज के फेवर में आ चुका है। अब दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस जजमेंट के बाद या तो ईपीएफओ को लोगों की हायर पेंशन शुरू करनी पड़ेगी या तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है कि दे कैन फेस अ कंटेम्प्ट एक्शन विच मे बी अ कंटेम्प्ट, विच मे नॉट बी अ कंटेम्प्ट। लेकिन एक डर तो अब ईपीएफओ को रहेगा और इसीलिए डिवीजन बेंच का ये ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये आपकी और मेरी लड़ाई को, इस हायर पेंशन की लड़ाई को और मजबूत करता है। तो दोस्तों 26 पेज का जजमेंट है, पूरी तरह से पढ़ के बताऊंगा। जो इनिशियल बैकग्राउंड है फास्ट ट्रैक में कवर करूंगा, जो मेन आर्गुमेंट है डिटेल में कवर करूंगा, और फाइनली इसका रिजल्ट क्या आया, द फाइनल ऑर्डर क्या है, वो मैं आपको डिटेल में यहां पर बताऊंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 10.5 लाख लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो आज का ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल में स्टडी करते हैं क्या था मदुराई बेंच का डिवीजन बेंच का ऑर्डर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आज तक अगर आपने हमारे चैनल वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वैल्यू एडिशन में हायर पेंशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम आपके लिए लाते हैं। रिटायरमेंट की बात की, प्लानिंग की भी बात हम करते हैं। इन जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले जिंदगी में कोई भी दिक्कत ना हो। उसी के साथ साथ दोस्तों हम और भी अलग अलग टॉपिक कवर करते हैं कि कहीं अगर आपको लिटिगेशन में कुछ मदद चाहिए तो उसके लिए क्या मुद्दे उठाने चाहिए, कहीं अगर आपको विल बनानी है, फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, तो किस तरह से आपको मदद हो सकती है। ये सारे टॉपिक भी दोस्तों हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो दोस्तों आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वीडियोस को लाखों में व्यूज आते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्रिप्शंस कम आते हैं। इसका एक ही मतलब होता है कि आप देखते तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।
दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाते हैं, इंफॉर्मेशन जमा करके आपके सामने रियल पोजीशन रखने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देख के चले जाएंगे तो इस लड़ाई में हमारा साथ कैसे देंगे। दोस्तों हायर पेंशन की जो लड़ाई है, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, 10.5 लाख लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम तो हमारा काम कर रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे, हर उस सोर्स से जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको कोर्ट में केस लड़ने में मदद हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई केस नहीं लड़ रहे, फिर भी आप इस लड़ाई का पार्ट बन सकते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपका सपोर्ट हमको दिखाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो प्रयत्न हम वैल्यूएडिशन में करते हैं कि आपको हायर पेंशन के हर फैक्ट से अवगत कराए, हर अपडेट से अवगत कराए, ये आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं मदुरई बेंच का वो जजमेंट जो हम सबकी जिंदगी बदलने वाला। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो जजमेंट आया है द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट से आया है। ये रिजर्व तो कर दिया था 25 जून 2026 को, और इसका फाइनल आउटकम आया है 9/7/2026, मतलब कि 9 जुलाई 2026। यहां पर जो जज साहब थे इसमें 2 जजेस थे। पहले थे मिस्टर जस्टिस एन सतीश कुमार और दूसरे थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम ज्योति रमन। और आप देख पा रहे हैं कितने सारे रिट पिटिशन एक साथ यहां पर क्लब कर दिए गए हैं। हमने एक अंदाजा लगाया था तो हमको पता चला तकरीबन 5000 लोगों को इस जजमेंट से यहां पर रिलीफ मिलने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, 5000 लोग, और हर आदमी की अगर औसतन पेंशन आप 20,000 रुपए की भी पकड़ ले तो हजारों करोड़ों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इतना बड़ा इस जजमेंट का इंपैक्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे आप पार्टीज जो है वो है जिन्होंने अपील की है, क्योंकि डिवीजन बेंच का में जो केस गया था वो सिंगल जज के बेंच को चैलेंज करने के लिए गया था, और सिंगल जज का जो जजमेंट आया था वो आया था एम्प्लॉयज के फेवर में, इसलिए अपील की है ईपीएफओ ने यहां पर। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ ये मेन लिटिगेंट है, रीजनल फंड कमिश्नर रोयापेट ये दूसरे अपीलेंट है, और मदुरई का जो रीजनल पीएफ कमिश्नर है वो है। और यहां पर आप देख सकते हैं इतने सारे केसेस में से कुछ लोगों का नाम केस को देना होता है, इसलिए कुछ लोगों का नाम यहां पर दिया गया है। एम तमिल नंबी, आर तिलकराज, एन शिव कुमार, यूनियन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर एचआर बीएचईएल। क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज थे इसमें बीएचईएल के एम्प्लॉयज ज्यादा मात्रा में थे, और बीएचईएल के एम्प्लॉयज होने की वजह से उनके जो ट्रस्ट होगी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट, वो भी यहां पर पार्टी बन जाती है। और एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट जनरली जो कंपनी के डायरेक्टर एचआर होते हैं वो गवर्न करते हैं, इसलिए डायरेक्टर एचआर को भी यहां पर इन्होंने पार्टी बनाया है। और पार्टी मतलब क्या है, मतलब डायरेक्टर एचआर के अगेंस्ट में यहां पर केस ईपीएफओ ने डाला, मतलब डायरेक्टर एचआर जो है यहाँ बीएचईएल के ये एम्प्लॉयज के फेवर में है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज के फेवर में हक के लिए लड़ रहा है, इससे बेहतरीन बात कुछ हो नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले किसी भी जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो हमको ये जानना जरूरी है कि वकील कौन थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील आए थे वो थे ARL सुंदरेशन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, और मिस्टर आर विष्णु, मिस्टर एस अनवर समीन जो ईपीएफओ के स्टैंडिंग काउंसिल है, और मिस्टर सिद्धार्थ जो दिल्ली को जनरल रिप्रेजेंट करते हैं ईपीएफओ को यहाँ पर। और रिस्पोंडेंट्स थे जी श्रीनिवासन, सी अमिलथन एंड आर एंड रघुवरन गोपालन। ये पेटिशनर्स की तरफ से, मतलब पेटिशनर्स बोलता है इन सेंस जो एम्प्लॉयज है उनके तरफ से यहाँ पर केस लड़ रहे हैं। अब देखिए ये जो जजमेंट था इसमें एक पहले प्रेयर की गई थी, तो इसका जो इनिशियल बैकग्राउंड है मैं आपको फास्ट ट्रैक में यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि बैकग्राउंड में हम ज्यादा बहुत समय खराब करेंगे नहीं। यहां पर बीएचएल के एम्प्लॉयज ने कुछ फॉर्म्स भरे थे हायर पेंशन के लिए, जिसको ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन दिया कि आपके कंपनी के जो ट्रस्ट रूल्स है पीएफ के वो आपको अलाउ नहीं करते सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए, इसीलिए आप एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और क्योंकि हायर पेंशन एक्चुअल वेजेस के कंट्रीब्यूशन पे बनती है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा हायर पेंशन लेने के लिए। ये था कंटेंशन ईपीएफओ का। अब दोस्तों यहां पर अगर हम देखेंगे ईपीएफओ बोलता है, ईपीएफओ के जो बेसिक आर्गुमेंट्स थे वो ये थे कि भाई आपकी जो ट्रस्ट है वो ईपीएफओ एक्ट 1952 के तहत एग्जेम्प्टेड डिक्लेयर कर दी गई है सेक्शन 17 को यूज करके। और ईपीएफओ में आपने आज तक प्रोविडेंट फंड में एक्चुअल सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आपने एक पैरा 26/6 भर के दिया था।
जब आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए पैरा 26/6 भर के देते हो, तब आप सीलिंग के ऊपर जाके पीएफ में मतलब कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसी तरह से एक और पैरा था जो था पैराग्राफ 11(3) जो पेंशन स्कीम में डाला गया था। जब ईपीएस 1996 में लॉन्च की गई थी, तब उसमें एक पैराग्राफ 11(3) डाला गया था जिसमें भी सिमिलर प्रोविजंस थे पैराग्राफ 26/6 के समान, जहां पर आप चाहे तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलकर एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं और आप एक्चुअल वेजेस के ऊपर पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब 2014 में 1 सितंबर 2014 को एक अमेंडमेंट आया जहां से सीलिंग बढ़ा दी गई और कुछ कुछ रूल लगा दिए गए, जैसे कि प्रोराटा बेसिस ऑफ पेंशन कैलकुलेशन वगैरह लगा दिया। उस टाइम पे एक और पैराग्राफ 11(4) ऐड किया गया था, जिसका मतलब यह था कि जो भी व्यक्ति 1 सितंबर 2014 के पहले ईपीएस से एग्जिट कर जाता है, उसके लिए पैराग्राफ 11(3) एप्लीकेबल होगा अगर उसको हायर पेंशन लेनी है तो। और जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद एग्जिट मारते हैं, उनको अगर हायर पेंशन लेनी है तो पैराग्राफ 11(4) मतलब कि 11(4) आपको सबमिट करना होगा। ऐसे दो पैराग्राफ्स अब यहां पर ईपीएफ स्कीम में आ गए थे। फिर दोस्तों ये जो केस चला, ये केस पहुंचा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको चैलेंज किया गया। अब चैलेंज करने का रीजन क्या था? कुछ एम्प्लॉयज थे जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के पहले 11(3) को एक्सरसाइज करके जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा हायर पेंशन के लिए, और जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया ईपीएफओ को कि भाई अब हम 1 सितंबर 2014 के बाद में एप्लीकेशन करना चाहते हैं और हायर पेंशन लेना चाहते हैं, तो ईपीएफओ ने उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो रिजेक्शन था, इसको अलग अलग जगह पे चैलेंज किया गया, कभी हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, ऐसे अलग अलग जगह पर उसको चैलेंज किया गया। अब जब चैलेंज किया तो अलग अलग रिजल्ट्स आए, तो फाइनली मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। इस केस को हम कहते हैं आरसी गुप्ता केस, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था। आरसी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भाई जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म हायर पेंशन का होता है, उसको 11(3) के अंदर भरना चाहिए था 1 सितंबर 2014 के पहले, और 1 सितंबर 2014 के बाद 11(4) में आपको भर के देना चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने वो नहीं भरा है तो कोई गलत नहीं हुआ है, क्योंकि कोई कट ऑफ डेट स्कीम में मेंशन नहीं की गई थी कि कब आप वो ऑप्शन भर सकते हैं। तो ऐसी कोई जब डेट नहीं थी तो आप ऑप्शन भर सकते हैं, किसी भी डेट पर भर सकते हैं। तो जिन जिन को हायर पेंशन का फॉर्म भरना है वो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे और ईपीएफओ को सबमिट करे, और ईपीएफओ को उनका हायर पेंशन शुरू करना होगा। ऐसा आरसी गुप्ता केस में दोस्तों एक केस चला था। और ये जो आरसी गुप्ता केस था दोस्तों, ये बेसिकली 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायर हुए थे उनके लिए ज्यादा फेवरेबल था। अब दोस्तों और एक बात हुई कि जैसे ही 1 सितंबर 2014 का अमेंडमेंट आया, तो उसमें कुछ प्रोविजन और ऐड कर दिए, जिसको अगेन डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भाई ये प्रोविजंस भी सही नहीं है, इसको चैलेंज किया जाए। और ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट का जजमेंट फिर से एक बार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2022 मतलब कि नवंबर 2022 को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया, जहां पर इन्होंने बोला कि भाई 1 सितंबर 2014 का जो भी अमेंडमेंट ईपीएस एक्ट में हुआ है वो वैलिड है, कोई बात नहीं। आप प्रोराटा का बेसिस का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल पेंशन थी, कम वैल्यू की जो पेंशन थी, सीलिंग वाली पेंशन थी, उसमें दो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन थे, तो आप दो अलग अलग बेसिस पर, प्रोराटा बेसिस पर फॉर्मूला लगा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा था। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड हो या अनएग्जेम्प्टेड हो, सबको ये जजमेंट लागू होगा। और जजमेंट क्या था कि भाई आरसी गुप्ता केस में अगर ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए कोई भी कट ऑफ डेट नहीं दी गई थी, तो हम इस बात को मान्य करते हैं, और अब यहां से 4 महीने का समय देते हैं आपको कि 4 महीने के अंदर ईपीएफओ कुछ ऐसा प्रोविजन ओपन करे जहां पर लोग जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर के दे सके, और जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद ईपीएफओ को उनको कंसिडर करके उनकी हायर पेंशन शुरू करनी होगी। और दोस्तों इसी के बाद ईपीएफओ ने पहले 4 महीने का टाइम दिया, फिर उसको एक्सटेंड करते 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 वो लाया 30 जनवरी 2025 तक। मतलब कि जिस किसी भी व्यक्ति ने 30 जनवरी 2025 तक हायर पेंशन का फॉर्म भरा है, उसको हायर पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा ईपीएफओ का कहना था। लेकिन फिर आया, सॉरी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। फॉर्म्स तो मिल गए, तकरीबन 17 लाख फॉर्म ईपीएफओ के पास जमा हो गए। लेकिन उसके बाद जब पेंशन देने की बारी आई तो ईपीएफओ ने एक नया इनोवेशन किया और कहा कि अगर किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के
ट्रस्ट रूल्स आपको सीलिंग के ऊपर जाके अलाउ नहीं करते हैं तो वो सैक्रोसैंक्ट माना जाएगा, मतलब कि बिल्कुल पक्का तौर पर माना जाएगा और इसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए 10.5 लाख एप्लीकेशन भारत भर में उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ये दोस्तों इस केस का बैकग्राउंड है जो इनिशियल पेजेस में यहाँ पर जज साहब ने अलग अलग तौर से यहाँ पर नोट किया है। और ये मैंने आपको समरी में इसलिए बताया कि मैं पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समय बर्बाद होगा और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम अब सीधा सीधा मेन आर्ग्यूमेंट्स पे आएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब जो थे, इन्होंने ईपीएफओ की तरफ से कुछ आर्गुमेंट रखे थे। इन्होंने क्या बोला था? द ट्रस्ट रूल्स प्रोवाइड दैट द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड शैल नॉट बी मेड ऑन वेजेस एक्सीडिंग द स्टैट्यूटरी सीलिंग। हाँ भाई, सीलिंग के ऊपर नहीं कर सकते, ऐसा ट्रस्ट रूल कहता है। द जॉइंट ऑप्शन सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज सीकिंग टू रेमिट पेंशन कंट्रीब्यूशंस on actual wages are contrary to the trust rules governing the exempted establishment and therefore cannot be accepted by EPFO। क्योंकि आप जॉइंट ऑप्शन भरेंगे तो आपको सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये आपके ट्रस्ट रूल अलाउ नहीं करते और उनका वायलेशन हो जाएगा, इसीलिए ईपीएफओ ने आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। ऐसा यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है। फिर जो स्टैंडिंग काउंसिल है ईपीएफओ के, वो यहाँ पर कहते हैं the higher contribution amount based upon the actual wages has not been received by EPFO in time. Consequently, the employees cannot at this stage seek the benefit of the higher pension by exercising the joint option and it would result in substantial financial implication of EPFO। दोस्तों एक जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल बर्डन का आर्गुमेंट बार बार ईपीएफओ दे रहा है वो यहाँ पर एडवांस किया गया है। इस आर्गुमेंट का मतलब यह होता है कि अगर आपने सही समय में ईपीएस में एक्चुअल वेजेस पे कंट्रीब्यूट कर दिया होता तो ईपीएफओ के पास बहुत अच्छा खासा समय होता उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने के लिए, और इंटरेस्ट कमाने के बाद आपकी पेंशन को वो बहुत अच्छे से सर्विस कर सकता था, आपको बहुत अच्छे से पेंशन दे सकता था क्योंकि फंड एक लमसम बन जाता। लेकिन क्योंकि अब इतने सालों बाद आप एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म दे रहे हैं, अभी अगर ईपीएफओ पैसा ले लेगा तो कैसे इन्वेस्ट करेगा, और आपको पेंशन तो कल से देनी है, इमीडिएटली देनी है। और क्योंकि ईपीएफओ ने पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखा हुआ है तो ईपीएफओ बोल रहा है कि इस कंसेप्ट की फाइनेंशियल वैलिडिटी नहीं बन सकती और इससे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा और इसीलिए अब हम वो पैसा आपसे नहीं ले सकते। आपने सही समय पे देना चाहिए था, वो सही समय कब था पता नहीं, कब था किसी को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई अगले 4 महीने में दे दो, वही सही समय है, अगले 4 महीने में ले लो। लेकिन फिर भी ईपीएफओ बार बार यही रोना रो रहा है कि भाई फाइनेंशियल बर्डन होगा क्योंकि आपने सही समय पर पैसा नहीं दिया था। ये उनका एक आर्ग्यूमेंट है। तो दोस्तों 2 आर्ग्यूमेंट है, पहला ट्रस्ट रूल आपको अलाउ नहीं करते, दूसरा अगर हम आपको हायर पेंशन दे देंगे तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। और फाइनेंशियल बर्डन क्यों होगा? क्योंकि आपने सही समय पे पैसा ईपीएफओ को जमा नहीं किया, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। Permitting the remittance of higher pension at this belated stage would not compensate the losses to EPFO। EPFO को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और लॉसेस भी होंगे, ऐसा यहां पर कहना है EPFO के वकील का। अब दोस्तों यहां से आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं एम्प्लॉयज की फेवर में। जो एम्प्लॉय की वकील है यहां पर नागसेला जी, उन्होंने कहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन ट्रस्ट रूल विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयज टू हुम शी हैज एंटर्ड अपीयरेंस। नागशिला जी कुछ लोगों की वकील होंगी उसमें, वो बोल रहे कि भाई हमारे केस में तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था, ट्रस्ट रूल में कहीं भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, फिर भी हमारे फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और बार बार बोल रही है कि जॉइंट एप्लीकेशंस हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द एम्प्लॉयज विद इन द टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड टाइम एक्सटेंडेड बाय अथॉरिटीज। इन सच सर्कमस्टेंसेस द क्लेम ऑफ रिट पिटिशनर्स कैन नॉट बी रिजेक्टेड। यहाँ पर नागसेला जी कहती है कि भाई हमारे लोग पीएफ में भी फुल वैल्यू पे पैसा देते थे, हमारे ट्रस्ट रूल्स में ऐसा कोई सीलिंग का लिमिट नहीं था, फिर भी हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। मतलब चलो ईपीएफओ एक तरफ बोल रहा है कि ट्रस्ट रूल्स जिनके अलाउ नहीं करते उनका रिजेक्ट कर रहे हैं, अरे फिर जिनके अलाउ करते हैं सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए उनके भी यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। ये एक बहुत ही टिपिकल केस यहाँ पर सामने आया हुआ है। तो जज साहब बोलते हैं कि अब पूरे आर्गुमेंट समझ जाने के बाद, बैकग्राउंड समझ जाने के बाद मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है whether the benefit extended to the employees under the act can be denied to the employees on the basis of trust rules which has been subsequently amended। अब दोस्तों यहां पर मेन मुद्दा यह है कि जो एक्ट, ईपीएस एक्ट जो लोगों को हक देता है, बेनिफिट देता है, क्या ट्रस्ट रूल के बेसिस पर उस हक को डिनाई किया जा सकता है, नहीं जा सकता है? ये मेन मुद्दा है। अब दोस्तों यहां पर कोर्ट ये बात मानता है कि जितने भी लोग इस केस के लिए लड़ रहे हैं उन सब ने फॉर्म समय पर दे दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थे उसमें दे दिया था, उसमें कोई भी यहां पर आर्गुमेंट नहीं है। फिर दोस्तों यहां पर कहते हैं
कि अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल ऑफ ईपीएफओ एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, once there is a cap fixed under the rule, merely because excess amount has been collected in the provident fund on the actual salary, the same cannot be diverted towards the pension fund for the purpose of availing higher pension. जज साहब बोलते हैं कि ईपीएफओ के वकील ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने पीएफ में तो एक्चुअल वेजेस पे दिया, लेकिन आपने ईपीएस में एक्चुअल वेजेस पे नहीं दिया, जस्ट मेयरली बिकॉज यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीएफ फंड ऑन एक्चुअल बेसिस, वो पैसा आप ईपीएस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ऐसा यहां पर इन्होंने कहा है। किसने कहा है? ईपीएफओ के वकील ने। जज साहब आगे कहते हैं, द अबव प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विल नॉट एक्सीड 8.33% ऑफ द बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस एंड द रिटेनिंग अलाउंस। तो बेसिकली ये क्या चीज है दोस्तों, जो पीएफ स्कीम है, मतलब ईपीएस स्कीम है, उसमें ये बोला गया है कि आपको डियरनेस अलाउंस, बेसिक वेजेस और रिटेनिंग अलाउंस का 8.33% जो है ईपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूट करना है। और जज साहब ने यहां पर एक बात नोट की, द नेचर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्कीम। जो कंट्रीब्यूशन होना है वो स्कीम डिटरमाइन करती है, ट्रस्ट रूल डिफाइन नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर ये बोला है कि पैराग्राफ 27A जो है ईपीएफ स्कीम का, वो कहता है कि आपको एग्जेम्पशन देना है। ये पीएफ स्कीम की बात कर रहे, प्रोविडेंट फंड की, कि अगर कोई कंपनी अपना ट्रस्ट फॉर्म करके खुद उसको इंडिपेंडेंटली रन करना चाहता है तो सरकारी नियम उनको अलाउ करते हैं खुद का एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट बनाने के लिए। ये कहां पर दिया है? पैराग्राफ 27A में दिया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ एक जिम्मेदारी उस ट्रस्ट को दी गई है कि ईपीएस का जो पैसा होगा वो ट्रस्ट अपने पास नहीं रख सकता, वो सिर्फ पीएफ का पैसा रख सकता है। ईपीएस का पैसा जो है उसको ईपीएफ को रेमिट करना होगा। ये यहां पर इन पैराग्राफ्स में कहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं जजमेंट में भाग रहा हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। 26 पेजेस का जजमेंट है। अगर मैं पूरे 26 पेज आपको पढ़ के बताऊंगा तो 2 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। तो थोड़ा आपकी सुविधा के लिए क्रिस्प में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर जज साहब का रिमार्क आता है, द रूल्स फ्रेम अंडर द प्रोविडेंट फंड स्कीम must ensure that the benefit extended to the employees are not less favorable than those provided under the act and the scheme. अब दोस्तों यहां पर बहुत क्लियर बताया गया है कि हर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है स्कीम का, वो एक्ट में जो बेनिफिट दिया गया है उससे कम नहीं हो सकता, कानून में जो दिया हुआ बेनिफिट है उससे कम नहीं हो सकता। Though the trust rules may regulate the payment of such benefits, such benefit will not be less favorable than benefit provided under act and scheme. ट्रस्ट फॉर्म करने का हक दिया है, उसके थ्रू पैसा डिसबर्स किया जा सकता है, लेकिन पैसा कितना डिसबर्स करना चाहिए, कितना बेनिफिशियल होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कानून ही डिसाइड करेगा, स्कीम ही डिसाइड करेगी। इन द इवेंट ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द स्कीम शैल प्रिवेल ओवर द ट्रस्ट रूल फ्रेम्ड बाय द कंसर्न्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ 27A ऑफ ईपीएस पेंशन स्कीम है, ये बहुत क्लियरली कहता है कि इन द इवेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जब भी कोई दुविधा होगी कि किस चीज को फॉलो करे, ट्रस्ट रूल को फॉलो करे या स्कीम को फॉलो करे, द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड स्कीम शैल प्रिवेल ओवर द ट्रस्ट रूल्स। स्कीम को ही माना जाएगा, ट्रस्ट रूल को नहीं माना जाएगा ऐसे केस में। और दोस्तों यहां पर ईपीएफओ ने पता है एक बहुत ही खतरनाक वाला केस यहां पर साइट किया था, जो दिया था पटना हाईकोर्ट के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एंड बीर सिंह एंड अदर। और यहां पर इन्होंने ये बोला था कि भाई ट्रस्ट रूल्स यहां पर सुप्रीम होंगे, लेकिन जज साहब यहां पर कह रहे हैं कि रिलायंस प्लेस्ड ऑन दैट डिसीजंस बाय द अपीलेंट इज मिसप्लेस्ड। आप अगर वो केस साइट कर रहे हो तो आप उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट साइट कर रहे हो। वो जो केस लड़ा गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, वो एक अलग कंटेक्स्ट में था, यहां पर कंटेक्स्ट अलग है। The full bench was concerned only with the issue of attachment of provident fund amounts and held that trust rules framed under the act has statutory force. वो जो केस था टाटा वाला, वो केस सिर्फ और सिर्फ पीएफ से रिलेट करता था, ईपीएस से रिलेट नहीं करता था, पेंशन स्कीम से रिलेट नहीं करता था। Hence, the said decision does not support the contention raised by the appellants that they can deny the benefits of employees conferred under the scheme. तो बोलते हैं कि वो जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, वो पेंशनर्स का जो हक है वो यहां पर नहीं छीन सकता, वो यहां पर लागू नहीं हो सकता। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि ईपीएफओ ने बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे, लेकिन फिर भी फेल हो गए, बात अलग है, पर तैयारी तो की थी।
अब इन्होंने ये यहां पर बोला है, जज साहब फिर से पैराग्राफ 11.3 की बात करते हैं दोस्तों। 11.3 क्या है? 1 सितंबर 2014 के पहले अगर आपको जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना था तो आपको 11.3 का इस्तेमाल करना था। In the view of the above statutory provision, the trust rules framed by an exempted establishment under the Act, in our view, cannot be placed into service to deny the pension as per scheme or under the Parent Act. यहां पर बार बार यही बोला है कि पैराग्राफ 11.3 जो स्कीम का है वो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की परमिशन देता है, तो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने देना चाहिए। इसके लिए ट्रस्ट रूल का कोई मतलब नहीं, कि बार बार ये कहा जा रहा है अगर स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है तो स्कीम ही अप्लीकेबल होगी। The very object of the Parent Act is to provide social security to employees, including pensionary benefits upon retirement. जो मेन एम है उस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का या उस स्कीम का या एक्ट का, वो ये है कि आपको लोगों को वेलफेयर बेनिफिट देना है, ना कि उसको डिनाई करना है। बार बार ये चीज कही गई है। Any trust rule framed under the Provident Fund scheme must necessarily yield to the provisions of Employees Pension Scheme, which was subsequently introduced अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पेरेंट एक्ट। तो कोई भी ट्रस्ट रूल अगर बनता है तो वो जो ट्रस्ट रूल है वो ईपीएस स्कीम से अलाइन होना चाहिए। द एंटाइटलमेंट टू द पेंशन एंड द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन आर गवर्न्ड एक्सक्लूसिवली बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द पेंशन स्कीम एंड कैन नॉट बी कर्टेल्ड और ओवररिडन बाय द ट्रस्ट रूल्स ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर हो गया दोस्तों? ट्रस्ट रूल से ओवर रूल नहीं किया जा सकता, वो स्कीम को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा प्रोविजन जो स्कीम के अगेंस्ट है, बेनिफिशियल नहीं है, वो खारिज कर दिया जाएगा, उसको बेनिफिशियल बनाया जाना चाहिए। Some of the trust rules were framed prior to the introduction of the pension scheme। देखिए यही मुद्दा मैं बार बार उठा रहा हूं अपने वीडियो में कि भाई ट्रस्ट रूल्स जो है वो तो पेंशन स्कीम आने से पहले बनाए गए थे, क्योंकि ईपीएफ एक्ट तो 1952 का है, तो कुछ कुछ ट्रस्ट रूल 1960s 1970s में बने हुए हैं कंपनीज के, और वो ईपीएस आने से पहले है, और उसके बाद कभी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पैराग्राफ 26/6 आया जहां से आप एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर ईपीएस में पैराग्राफ 11(3) आया जहां पर आप पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ईपीएफओ ने जब नियम बनाए थे तो बहुत सोच समझ के बनाए थे कि बार बार चीजों को अमेंड ना करनी पड़े, लेकिन आज उसको अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा हो, बात अलग है। तो जज साहब भी ये बोलते हैं कि बहुत पहले के बने हुए रूल्स है। Therefore, we are of the view that any rules which is less favorable to the employees than the scheme and act cannot be given much importance and appellants cannot take the advantage of the same। ईपीएफओ ट्रस्ट रूल का एडवांटेज नहीं ले सकता, क्योंकि ये रूल बहुत बाबा आजम के जमाने में बने हुए थे, अब इसकी कोई वैलिडिटी बनती नहीं है। जज साहब कहते हैं इट इज ऑल्सो बॉट। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझ लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके 10-12 डिवीजन है अलग अलग सिटीज में, समझ लीजिए आपका एक डिवीजन दिल्ली में, एक हैदराबाद में है, एक गुजरात में है, कहीं पर तो भी, और आपके गुजरात वाले प्लांट को इन्होंने हायर पेंशन दे दी, क्योंकि वहां के जो प्लांट के ट्रस्ट रूल्स है वहां पर कोई सीलिंग का लिमिट नहीं था। लेकिन आपके हैदराबाद वाले प्लांट को इन्होंने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट रूल्स थे। तो दोस्तों ये जो डिस्क्रिपेंसी थी कि एक ही कंपनी में अलग अलग ट्रस्ट रूल होने की वजह से अलग अलग डिवीजन के लोगों को पेंशन मिल रही है, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको यहाँ पर बिल्कुल पिन पॉइंट तरह से हाईकोर्ट ने टारगेट किया। सुनिए क्या कहा गया। It is also brought to our notice that for the employees of the same company, different yardsticks had been applied. For instance, the claim of the respondents in the writ petitions who are the employees of BHL were rejected, whereas the employees of BHL Delhi was considered। दोस्तों ये जो तमिलनाडु के एम्प्लॉयज थे BHL के, इनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, लेकिन वही BHL दिल्ली के फॉर्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? बोलता है दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट देयर कैनॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द सेम कंपनी इन डिफरेंट स्टेट्स। समझे दोस्तों? दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट देयर कैनॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ द सेम कंपनी इन डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट में मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेट कर दोगे? गलत, नहीं कर सकते। सिमिलरली दोस्तों इन्होंने और एक एग्जांपल दिया, एक सलेम स्टील प्लांट कंपनी है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्सिडरी होती है। तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज को इन्होंने हायर पेंशन दे दी, लेकिन सैलम स्टील प्लांट वाले गए तो इन लोगों को नहीं दी। तो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी यहां पर है। तो जज साहब यहां पर कहते हैं देयरफॉर दिस एक्शन ऑफ ईपीएफओ इन आवर व्यू इज नथिंग बट अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन एंड इट वायलेट्स द इक्वालिटी क्लॉज। तो दोस्तों ऐसे कई कंपनियां हैं जिनको ये प्रॉब्लम था, डिवीजन बेंच ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अगर आप ही के किसी कंपनी के किसी और डिवीजन को हायर पेंशन दे दी गई है और आपको नहीं दी जा रही है, तो ये जजमेंट की कॉपी उठाइए और कोर्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगी। यहां पर रास्ता अब हो गया है क्लियर।
अगर आप लिटिगेट करने को तैयार है तो ये जजमेंट की कॉपी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, इसका लिंक दे दिया, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, अपना केस डालिए, बहुत जल्दी आपका निर्णय लग जाएगा, आपकी हायर पेंशन यहां पर शुरू हो सकती है। यहां पर कोड ये भी कहता है, it is also relevant to note that investment of provident fund and pension fund will be done in the same manner as provided under the provident fund scheme. ईपीएस का और पीएफ का जो पैसा इन्वेस्ट किया था सिमिलर तरीके से किया था। Therefore, it cannot be stated that merely because there are trust rules and the said rules are in force from the year 1969, they cannot be put against the employees who are entitled to pension as per scheme bought under the Act. When the scheme provides for exercise an option and the Honorable Supreme Court has granted a window period to exercise those options, and when both the employer and employees have exercised the option, the authority cannot deny the same simply citing the reason that there are trust rules in force. दोस्तों, जब आप ट्रस्ट को अपना पैसा देते हैं ईपीएफ में पीएफ में मेंटेन करने के लिए, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है जो ईपीएफओ खुद डिफाइन करता है, और सिमिलर क्राइटेरिया होता है ईपीएस का। तो जब ट्रस्ट रूल पीएफ के पैसे को इन्वेस्ट करता है और जब ईपीएफओ ईपीएस के पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो इसमें बहुत सिमिलरिटी होती है। तो भाई फिर अलग अलग क्यों माना जा रहा है इसको? बिल्कुल भी अलग नहीं मानना चाहिए, और फाइनेंशियल रीजन के बेसिस पे भी ये बात नहीं मानी जा सकती कि ट्रस्ट रूल्स के लोगों को मत दो, ट्रस्ट एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोगों को मत दो हायर पेंशन। ये यहां पर कहा गया है। Therefore, we are of the considered view that once the Act and the scheme comprehensively regulate the Provident Fund and Pension Fund, and it is not in dispute that both the employer and employees have contributed on the actual wages exceeding the statutory wage ceiling as was permissible under the law prevailing prior to Amendment 2014, the rights that accrued by the virtue of such contribution cannot be denied, citing the trust rule framed under the Provident Fund scheme. तो दोस्तों फिर से वही बात की गई है कि भाई जब एक्ट से रेगुलेट होता है तो एक्ट से ही रेगुलेट करो, ट्रस्ट रूल्स को बीच में मत लाओ और पैसा दो। यहां पर ये कह रहे हैं, व्हेन द बेनिफिट इज ऑलरेडी कॉन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट व्हिच प्रोवाइड्स एन ऑप्शन एनेबलिंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड ऑन एक्चुअल वेजेस एक्सीडिंग द स्टैट्यूटरी सीलिंग, दोज राइट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली टेकन अवे और डाइल्यूटेड बाय इन्वोकिंग द ट्रस्ट रूल्स। कानून अधिकार देता है तो ट्रस्ट रूल्स कौन होता है? वो हमारे अधिकार छीन लेने वाला। यही यहां पर जज साहब ने कहा है। The 4-month window period was granted only to enable eligible members of the pension fund to exercise joint option in terms of direction issued by Honorable Supreme Court. 4 महीने का समय दिया था और उसमें अगर लोगों ने फॉर्म भर दिए तो उनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जा सकते। अब दोस्तों यहां पर जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन कोट किया है। जो जजमेंट आया था 2022 में उसका कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां पर कोट किया। और दोस्तों ये ना बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको देता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ईपीएफओ को पैसा देते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, मतलब कि जो ईपीएफओ को पैसा नहीं देते अपने पास रखते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंशिएशन किया जाना चाहिए, क्या डिफरेंशिएशन किया भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो यहां पर बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द एम्प्लॉयज ऑफ एन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग ऑप्शन टू रिमेन इन पेंशन स्कीम व्हाइल ड्रॉइंग सैलरी बियॉन्ड द सीलिंग लिमिट in situations where similarly situated employees of unexempted establishments can exercise such option. Artificial classification of otherwise same category of employees may happen. अगर आप दो अलग एम्प्लॉयज को जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के अंडर है और जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के अंडर नहीं है, इन दोनों को अगर अलग अलग तरह से ट्रीट करोगे तो इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज माना जाएगा। Thus, the pension scheme ought to apply to the employees of exempted establishment in the same manner as this scheme applies to the employees of unexempted or regular establishment. There should not be any classification. दोनों को सिमिलर तौर पर आपको अप्लाई करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरह से कहा था। Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to interpretation of cutoff date by authorities ought to be given a further chance to exercise their option. Time to exercise option under paragraph 11(4) of the scheme under this circumstance shall stand extended by further period of 4 months. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को चांस नहीं दिया गया है तो उनको चांस देना चाहिए, और उसी के लिए ये 4 महीने का जो विंडो है ओपन किया गया था। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो आया ही था एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के फेवर में, उन्हीं के लिए तो जजमेंट था। अनएग्जेम्प्टेड की तो बात ही नहीं थी। यहाँ पे वो लोग तो कोर्ट केस के पार्ट भी नहीं थे, उनको तो वैसे ही ईपीएफओ दे रहा था। तो जो पब्लिक सेक्टर थे, प्राइवेट कंपनीज थे, इनके जो एम्प्लॉयज थे वही तो यहाँ पर केस लड़ रहे थे, उन्हीं के फेवर में जजमेंट आया और उन्हीं का फेवर निकाल दिया ईपीएफओ ने ट्रस्ट रूल बताकर। यही पर गलत हो रहा था।
अब आइए बात करते हैं फाइनेंशियल बर्डन का जो आर्ग्यूमेंट है ना। फाइनेंशियल बर्डन की बात करते हुए मदुराई बेंच के हाई कोर्ट ने क्लियर बताया है, फाइनेंशियल बर्डन सच कंटेंशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। Financial implications cannot constitute a valid ground to deprive the rights of the employees already vested in them under the statute। अगर कानून कोई हक देता है तो सिर्फ सरकार को फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, इसलिए उनका हक नहीं छीना जा सकता। Mere fact that implementation of scheme may require a greater financial outlay cannot justify the denial of benefits to the employees। भाई सरकार को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और डालना पड़ेगा स्कीम को फाइनेंशियली वायबल करने के लिए, तो डाले, उसका एक्सक्यूज ना दे, सिर्फ ये बर्डन डालना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का कहना है। द इश्यू रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग सच बेनिफिट्स was specifically raised before the Honorable Supreme Court and duly considered by Honorable Supreme Court in the judgment of Sunil Kumar case। जज यहाँ साहब यहाँ क्लियर बोल रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन की बात कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये, और उसके बाद भी उन्होंने ये जजमेंट दिया है। Having been comprehensively dealt with by Honorable Supreme Court, the said contention cannot be permitted to be re-agitated before this court। बार बार एक ही मुर्दे को बार बार मत उखाड़ो, ये मुर्दा सेटल कर दिया गया हमने, समझ गए, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ये कह रहा है यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सेटल कर दिया। पूरा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बर्डन सब स्टडी करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो तुम कौन होते हैं भाई उसको फिर से बार बार इन्वोक करने के लिए, ये यहाँ पर कोर्ट कह रहा है। और फाइनल ऑर्डर देते हुए जज साहब कहते हैं, फॉर ऑल द अफोरसेड रीजंस द रिट अपील्स प्रिफर्ड बाय द ईपीएफओ आर डिसमिस्ड। ईपीएफओ ने जो अपील किया था उसको डिसमिस कर दिया है। The writ petitions filed by individual employees as well as the concerned establishments are allowed। EPFO is directed to consider, process and settle the claims of the retired employees who have retired before 1/9/2014 on the date on which the amendment was made, in accordance with the law in the light of observations made herein as well as the directions issued by Honorable Supreme Court in the Sunil Kumar case within a period of 1 month from the date of receipt of copy of this judgment। अब दोस्तों यहाँ पर जिन जिन लोगों की ये केस थी उनको 1 महीने के अंदर हायर पेंशन देने के लिए ईपीएफओ ने कहा है। बस यहाँ पर मुझे लगता है शायद कोर्ट से एक टाइपो एरर यहाँ पर हो चुका है, who have retired before 1/9/2014 कहा है, मुझे लगता है दिस शुड हैव बीन who have retired after। शायद इसका एक अमेंडमेंट कॉपी आएगा, पता नहीं। अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि जो लोग 1 सितंबर के पहले रिटायर हो चुके हैं हायर पेंशन का फॉर्म ना भरते हुए, तो उनको 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके, जिन्होंने हायर पेंशन का फॉर्म नहीं भरा था, उनको हायर पेंशन नहीं दी जा सकती। ये स्टेटमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो सकता है जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के पहले एग्जाम हायर पेंशन का फॉर्म भर दिया था 11/3 का, और उसके बाद उनकी पेंशन किसी रीजन से ईपीएफओ ने बंद कर दी, तो उनको ये एप्लीकेबल हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन ये बाद वालों को एप्लीकेबल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इन सो फार एज द एम्प्लॉयज हु आर स्टिल इन सर्विस आर कंसर्न, देयर क्लेम शैल बी प्रोसेस्ड एंड मेंटेन इन द टर्म्स ऑफ एक्ट। जो लोग अभी भी सर्विस में है, बीएचएल में हो चाहे किसी भी कंपनी में सर्विस में हो, जो अभी तक रिटायर नहीं हुए, उनके लिए भी सिमिलर जजमेंट ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक्ट मायने रखता है, ट्रस्ट रूल मायने नहीं रखती। देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंटली कनेक्टेड मिसलेनियस पिटीशंस आर क्लोज्ड। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आया है, और जो हमारे 2 जज साहब थे, एन सतीश कुमार जे एंड एम ज्योतिरामन जे, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस मैटर को डील किया है और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है। तो दोस्तों ये जो जजमेंट आया, इससे 2-3 चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। पहला, ट्रस्ट रूल्स के कोई मायने नहीं है। अगर स्कीम आपको अलाउ करती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको अलाउ करता है, तो आपको हायर पेंशन मिलनी चाहिए और ईपीएफओ ने आपको हायर पेंशन देनी ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा मुद्दा था कि फाइनेंशियल बर्डन करके ईपीएफओ बार बार रो रहा था, वो रोने का कोई मतलब नहीं कि फाइनेंशियल बर्डन है भी तो आपको हायर पेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। तो फाइनेंशियल बर्डन का क्लॉज फिर से ना लाए, ऐसा डिवीजन बेंच ने बहुत क्लियरली यहां पर कहा है। जो दोस्तों तीसरा मुद्दा यह था कि एक ही कंपनी के अलग अलग डिविजन्स को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, किसी को हायर पेंशन दी जा रही, किसी को हायर पेंशन नहीं दी जा रही, तो ये नहीं चलेगा। अगर एक कंपनी में एक डिवीजन को हायर पेंशन दे दी है तो बाकी सबको भी हायर पेंशन देनी होगी। ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पर दिया है।
तो दोस्तों ये जजमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि डिवीजन बेंच की हम बात कर रहे थे बहुत दिनों से कि कब डिवीजन बेंच का कोई ना कोई जजमेंट आएगा। अब ये जजमेंट आ चुका है और इंप्लीमेंट करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। दोस्तों इस जजमेंट की जो कॉपी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के फॉर्म में आपको दे दी है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके जो जो लोग केस लड़ रहे हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। अब इस जजमेंट के बाद क्या ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बहुत बड़ा कंटेंशन है, क्योंकि अगर ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करने के लिए उनको कंटेम्प्ट में धर लिया जाए, या अगर वो नहीं जाता है तो फिर ये जजमेंट इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे ये इंप्लीमेंट करेंगे तो इस केस पे जो 5,000 लोग हैं उनको तो पेंशन देनी पड़ेगी, और जैसे इन लोगों को पेंशन दी जाएगी, इनके कंपनी के जो दूसरे डिविजन होंगे उनको भी पेंशन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जजमेंट तकरीबन मेरा अंदाज है 1 लाख से 2 लाख लोगों को अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके कंपनी में किसी डिवीजन को हायर पेंशन मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, ये जजमेंट दिखाइए और ईपीएफओ को बोलिए कि भाई उनको अब देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट आ चुका है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते जज साहब का, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी किया और बहुत बढ़िया यहाँ पर डिसीजन दिया है जो लाखों लोगों को मदद करेगा हायर पेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों ये लड़ाई में उन लोगों की सराहना भी करनी चाहिए जो कोर्ट में गए, जिन्होंने अपना समय लगाया, पेशेंस लगाया, टाइम लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ लगा के केस लड़ा और केस अपने फेवर में लाया है और उससे लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। तो उन लोगों की भी हम यहाँ पर सराहना करते हैं जिन जिन लोगों ने ये केस लड़ा था। और ये जजमेंट कॉपी हमको एनसीपीए ने दी है। एनसीपीए क्या है दोस्तों? नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन, एक बॉडी है जो सीनियर सिटीजन्स के हक के लिए लड़ती है। जहां पर हायर पेंशन डिनाई किया जा रहा है उसके लिए जो भी मटेरियल अवेलेबल किया जा सकता है, जो भी आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, जो भी स्टडी की जा सकती है, वो एनसीपीए देती है। अगर आपने आज तक एनसीपीए ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। एनसीपीए किस तरह से ज्वाइन करना है उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस एजुटेशन, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, लाखों लोगों की बात है, हजारों करोड़ रुपए की बात है जो बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी भर इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है, टैक्सेस भरे हैं, सब कुछ किया है दोस्तों इस देश की प्रगति के लिए। उनके शीतकाल में, उनके रिटायरमेंट के बाद अगर उनको हायर पेंशन डिनाई की जा रही है तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। और दोस्तों इस अन्याय के लिए हमको लड़ना चाहिए। मैं तो दोस्तों अपना फर्ज निभा रहा हूं आपके लिए लड़के। मेरे चैनल के थ्रू मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा सकता हूं पहुंचा रहा हूं, जो आर्गुमेंट दे सकता हूं दे रहा हूं, जो भी आपको मदद हो सकती है मैं कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह से के प्रयास की कोई जरूरत नहीं तो आप वो भी बता सकते हैं, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप ऑडियंस से, आपका हक बनता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पसंद आया लिखिए, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं पसंद आया लिखिए, लेकिन मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट्स पढूं और उसके रिप्लाई जहां तक हो सके मैं दे सकूं। 90% से ज्यादा कमेंट्स को दोस्तों मैं रिप्लाई करता ही करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, वरना मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, क्योंकि ये लड़ाई में इस तरह की इंफॉर्मेशन जब तक वायरल नहीं होती है तब तक प्रेशर नहीं बनता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां हमने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया था जिससे प्रोराटा बेसिस के से बढ़ के आपकी पेंशन बढ़ सकती थी, हर आदमी की पेंशन 10 से 12% बढ़ सकती थी। और वो जब पेंशन का फॉर्म हमने लोगों को दिया, लोगों ने ईपीएफ ऑफिस में जमा किया, तकरीबन 30 से 40 हजार फॉर्म ईपीएफ ऑफिस में जमा हुए, और उससे जो ईपीएफओ पे प्रेशर बना है वो प्रेशर मायने रखता है। दोस्तों ये लड़ाई में भले ही आप लिटिगेशन का कॉस्ट ना बेयर कर रहे हो, भले ही आप कोर्ट ना जा रहे हो, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें करके, ऐसे फॉर्म्स भर के जब हम आपको बताते हैं, हमारे वीडियोस शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के, दोस्तों आप इस लड़ाई का बहुत ही अहम हिस्सा बन सकते हैं। आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी ही होगी। आप डायरेक्ट नहीं लड़ पा रहे तो इनडायरेक्ट लड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी और मेरी लड़ाई है। और दोस्तों फिर से एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन्फॉर्मेशन जमाने के लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जब इतनी मेहनत हम यहाँ पर कर रहे हैं
तो उसके लिए छोटा सा इंकरेजमेंट आप हमको वो रेड बटन दबा के, जिसको सब्सक्राइब का बटन कहते हैं, वो सब्सक्राइब का बटन दबा के आप हमको सपोर्ट दिखाए तो दोस्तों हमको बहुत बहुत यहाँ पर सहायता होगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।